Class 8 Curiosity Chapter How Nature Works in Harmony. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एनसीईआरटी साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझेंगे, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। चलो, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर नेचर एक टीम की तरह काम कैसे करती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले विल टॉक अबाउट आवर सराउंडिंग्स, हैबिटेट। फिर देखेंगे ग्रुप से नेचर यानी पॉपुलेशन और कम्युनिटी। उसके बाद द बिग पिक्चर, इकोसिस्टम। फिर एक फन टॉपिक, हु ईट्स whom यानी फूड चेन्स। देन वील सी नेचर्स डेलिकेट बैलेंस। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम बूस्टर एंड की टेक अवे। तो ये है हमारा आज का प्लान। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन, आवर सराउंडिंग्स, हैबिटेट। और इसमें हम समझेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, हैबिटेट। Habitat, a place where an organism lives. It provides food, shelter and the right conditions to survive. तो इसका सिंपल मतलब क्या है? Habitat, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। सिंपल, वो जगह जहां वो रहता है, जहां उसे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, बेसिकली जिंदा रहने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए वो सब वहां मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिश के लिए उसका हैबिटेट क्या होगा? एक पॉन्ड, राइट? ओके, अब हर हैबिटेट में दो तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहले हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, द लिविंग थिंग्स इन अ हैबिटेट। जैसा कि एग्जाम्पल में है फिश, प्लांट्स, फ्रॉग्स। बेसिकली बायो का मतलब ही लाइफ होता है, तो बायोटिक मतलब सारी लिविंग चीजें, सिंपल। और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, द नॉन लिविंग थिंग्स इन अ हैबिटेट, जैसे कि वाटर, सॉइल, सनलाइट। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग जब मिलते हैं तभी एक हैबिटेट कंप्लीट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन, ग्रुप्स इन नेचर, फ्रॉम पॉपुलेशन टू कम्युनिटी। तो अब जब हमें हैबिटेट समझ आ गया है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल। देखते हैं कि नेचर में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकेले रहते नहीं हैं, आखिर वो ग्रुप्स में कैसे रहते हैं। Population, a group of the same type of organisms living together in a habitat. इसका मतलब है एक ही तरह के organisms का ग्रुप। कीवर्ड है same type। जैसे एक पॉन्ड में जितनी भी फिश हैं वो सब मिलकर एक फिश पॉपुलेशन बनाती हैं। सिंपल, राइट? नेक्स्ट अप, कम्युनिटी, ऑल द डिफरेंट पॉपुलेशंस दैट लिव टुगेदर एंड इंटरैक्ट इन एन एरिया। अब देखो, उस पॉन्ड में सिर्फ फिश तो नहीं है ना, वहाँ फ्रॉग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं। तो जब उस पॉन्ड की फिश पॉपुलेशन, फ्रॉग पॉपुलेशन और प्लांट पॉपुलेशन, ये सब अलग अलग पॉपुलेशंस एक साथ रहती हैं और इंटरैक्ट करती हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी। द बिग पिक्चर, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ऑलराइट, अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने हैबिटेट समझा, पॉपुलेशन समझा, कम्युनिटी भी समझ ली। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये बड़ी पिक्चर यानी इकोसिस्टम आखिर है क्या। Ecosystem, the interaction between the community, biotic components and the non-living environment, abiotic components. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। जब सारे लिविंग थिंग्स यानी पूरी कम्युनिटी अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, याद है ना, एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे वाटर, सॉइल, सनलाइट, जब इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इट्स द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग फूड चेन्स। अब हर इकोसिस्टम को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? तो ये एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक जाती कैसे है? इसी एनर्जी के फ्लो को समझने के लिए चलिए देखते हैं फूड चेन्स को। तो एक फूड चेन में बेसिकली 3 मेन रोल्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, मेक दे ओन फूड। जैसा नाम है वैसा काम, ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स सनलाइट यूज करके। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ये प्रोड्यूसर्स को या दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं। इसमें आते हैं हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड ऑमनिवोर्स, जो दोनों खाते हैं। और लास्ट में द क्लीन अप क्रू, डीकंपोजर्स, ब्रेक डाउन डेड मैटर, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। इनका काम है डेड चीजों को सड़ाकर उनके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में मिक्स करना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। चलो अब एक सिंपल सा फूड चेन एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा याद रखो, एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। इस केस में हमारा प्रोड्यूसर है ग्रास। अब इस ग्रास को कौन खाता है? ग्रास इज ईटन बाय अ ग्रास हॉपर। ये ग्रास हॉपर एक हर्बिवोर है, यानी अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो एनर्जी जो ग्रास में थी अब वो ग्रास हॉपर में ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट, द ग्रासहॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग। फ्रॉग एक कार्निवोर है, इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। अब एनर्जी ग्रासहॉपर से फ्रॉग में चली गई। देख रहे हो फ्लो? और ये चेन आगे चलती जाती है। द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक
and the snake is eaten by an eagle. तो एनर्जी का ये जो वन वे फ्लो है ना, फ्रॉम ग्रास टू ग्रास हॉपर टू फ्रॉग टू स्नेक टू ईगल, इसी सिंपल स्ट्रेट लाइन को हम फूड चेन कहते हैं. Alright, our next section, Nature's Delicate Balance, a case study. तो ये जो फूड चेन्स हैं, ये नेचर में एक बहुत ही डेलिकेट, एक नाजुक बैलेंस बनाकर रखती हैं. पर क्या होता है जब इस बैलेंस में कोई चेंज आता है, खासकर हमारे इंटरवेंशन से? Let's see an interesting real-life example. So the big question is, what happens when we intervene in nature? जरा सोचो, अगर हम इस चलती हुई चेन की कोई एक कड़ी निकाल दें, तो पूरे सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक रियल स्टोरी है इंडिया से. देखो क्या हुआ. Step 1. In the 1980s, Indian bullfrogs were harvested on a large scale for export. मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़कर दूसरे देशों में भेजा जा रहा था. इससे क्या हुआ? फ्रॉग्स की पॉपुलेशन सडनली बहुत कम हो गई. अब आते हैं स्टेप 2. With fewer frogs to eat insects, the population of agricultural pests increased. फ्रॉग्स का मेन फूड क्या था? इंसेक्ट्स. जब फ्रॉग्स ही कम हो गए तो इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई नहीं बचा. तो खेती में जो पेस्ट थे, जो कीड़े थे, उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई. और फिर आया स्टेप 3. टू कंट्रोल पेस्ट्स, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू यूज मोर केमिकल पेस्टिसाइड्स, हार्मिंग द एनवायरनमेंट. अब इतने सारे पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करना शुरू कर दिया. इससे पेस्ट तो कंट्रोल हुए, पर हमारे सॉइल, वाटर और पूरे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा. देखा, एक छोटा सा चेंज और कितना बड़ा इम्पैक्ट. तो इससे हमें क्या समझ आता है? ये कोड बिल्कुल फिट बैठता है. An ecosystem stays in balance when interactions among organisms and their environment keep populations and resources stable. मतलब इकोसिस्टम का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. जब तक सब चीज़ें स्टेबल हैं, सब ठीक चलता है. लेकिन एक भी चीज़ को डिस्टर्ब करो तो पूरा सिस्टम हिल जाता है. Okay, now for the most important part, the exam booster. Let's go through a quick quiz और इसके key takeaways देखते हैं. ये questions exam के लिए बहुत important है, so listen carefully. First question. If all decomposers suddenly disappear from a forest, what would happen? सोचो, अगर सारे decomposers, वो cleanup crew यानी बैक्टीरिया और फंगी अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? Well, सबसे पहले dead plants और animals का ढेर लग जाएगा. वो सड़ेंगे ही नहीं. और जब वो decompose नहीं होंगे, तो उनके अंदर के important nutrients वापस soil में recycle नहीं हो पाएंगे. इससे soil की fertility कम हो जाएगी और नए plants ठीक से grow नहीं कर पाएंगे. पूरा nutrient cycle ही जाम हो जाएगा. Next question. In a food chain of grass, grasshopper, frog, snake, what will happen if frogs disappear? अब ये फूड चेन देखो. अगर इसमें से फ्रॉग्स गायब हो गए तो डोमिनो इफेक्ट होगा. सबसे पहले जिनको फ्रॉग्स खाते थे यानी ग्रासहॉपर्स, उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाएगी क्योंकि उनका कोई प्रेडेटर नहीं बचा. ये सारी फसल बर्बाद कर देंगे. और दूसरी तरफ जो फ्रॉग्स को खाते थे यानी स्नेक्स, उनका फूड सोर्स खत्म हो जाएगा. तो फूड की कमी से स्नेक्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी. पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? So, the key takeaway from all this is just one simple thing. Everything is connected. चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक, प्रोड्यूसर हो या डिकम्पोजर्स, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. It's all one single interconnected system और हम भी इसका एक हिस्सा हैं. और इससे पहले कि हम ये एक्सप्लेनर खत्म करें, एक आखिरी सवाल आपके लिए. Humans are the only species that can change entire ecosystems. What is our responsibility to maintain nature's balance? हम इंसान ही ऐसी स्पीशीज हैं जो पूरे इकोसिस्टम्स को बदल सकते हैं. तो इस पावर के साथ नेचर के इस बैलेंस को बनाए रखने की हमारी क्या जिम्मेदारी है? सोचिएगा जरूर.